हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे सेशन। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस और उसमें स्पेसिफिकली हम डायमेंशन की एप्लीकेशन को स्टडी कर रहे थे। आपको पता है जो डायमेंशन है वो काफ़ी यूजफुल चीज़ है। डायमेंशन की हेल्प से हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर 14 में देखा था, हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये फॉर्मूला है F = ma, तो आप डायमेंशन का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकालो, राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालो और दोनों डायमेंशन इक्वल है तो आप कहोगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपने किसी भी फॉर्मूले को क्या है डायमेंशनल की हेल्प से चेक कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² = 2as, दोनों साइड के डायमेंशन निकाल के देखो और देखो कि दोनों साइड के डायमेंशन ठीक है तो फॉर्मूला ठीक है। ठीक, तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ही स्टडी करेंगे। फॉर्मूले को करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला जो हम चेक करते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं, वो हम स्टडी कर चुके हैं वो एप्लीकेशन। अब हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन की, और बेटा ये बिल्कुल इजी एप्लीकेशन है, बेहद इजी और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि स्कूल टीचर की फेवरेट होती है ये। ठीक है, एग्जाम में यूटी वगैरह में देखने को मिलती है आपको, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है कि टू डिराइव फॉर्मूला, हम डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब कहोगे सर डायमेंशन की हेल्प से कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे? ठीक है, तो देखो बेहद इजी सा कॉन्सेप्ट है, बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आपको एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना पड़ेगा। लेक्चर 14 नहीं देखा है तो देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बनाया हुआ है। ये क्या है, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला को चेक करने का जो मेथड है उस मेथड को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। मतलब कोई भी एक फिजिकल रिलेशन है या इक्वेशन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल है तो ये क्या है, फॉर्मूला करेक्ट होता है। इस चेक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। तो किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we can derive what, a formula। हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रोवाइडेड, आपको क्या गिवन होना चाहिए, प्रोवाइडेड देयर शुड बी डिपेंडेंसी of one physical quantity dependency of one physical quantity with others। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट साफ है, स्टेटमेंट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ये क्या कह रहा है कि आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, बट आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी, ठीक है, और वो दूसरी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है वो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट क्या है, ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम तो देखा ही होगा ना, क्लास 9th में देखा था आपने। होता है क्या सिंपल पेंडुलम में, एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के नीचे एक हैवी बॉल टाइप का मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उस कंप्लीट अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम मैं बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या था,
ये स्ट्रिंग होती है, इसके नीचे कोई मेटेलिक बॉल होती है, यूजुअली स्टील की होती है, और इस बॉल को हम बोलते हैं बोब, ठीक है। और इस बोब का क्या है, कुछ मास होता है, कितना m, और ये जो स्ट्रिंग, जिस रस्सी से ये बोम बंधा हुआ होता है, जहां से आपने पकड़ा होता है, यहां से यहां तक का एक लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ होता है, क्या एक धागा ही होता है और क्या है, कुछ नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन जाने में जो एक चक्कर वो पूरा करने में जितना टाइम लेता है, वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, इसको मैं स्मॉल टी से लिख दूं, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन मास ऑफ बोब, बोब के मास पे डिपेंड कर रहा है, जिसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। और किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज L, स्मॉल l से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z। ओके, ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो मैंने ये प्रोसीजर बताया था आपको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, उसमें एक स्टेटमेंट में आपको कुछ चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी कि वन फिजिकल क्वांटिटी अदर पे डिपेंड कैसे कर रही है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वन फिजिकल क्वांटिटी तो क्या हो गया, टाइम, और अदर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मास ऑफ बोब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये सारा अरेंजमेंट हम कहाँ पे कर रहे हैं, पेंडुलम को हमने हमारे पास कहाँ ले रखा, अर्थ के सरफेस पे अज्यूम कर रहे हैं, तभी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ली है, नेचुरल सी बात है। ये सारी सिचुएशन हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं, अर्थ पे, ठीक है, अंडरस्टूड है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी की वैल्यू 9.8 कहाँ पे होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड, या कहता है कि डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालो, टी के लिए फॉर्मूला निकालो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 100% कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास गिवन हो, तो सबसे पहले आप ये देखो, आपको बता रहा है कि टाइम मास पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम लेंथ पे भी, टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख दोगे सोल्व करते हुए, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। अब हमें तो नहीं पता ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं पता, तो हम टाइम की पावर a लिख देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, a की वैल्यू +1 हो जाए तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, और a की वैल्यू -1 हो जाए, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो टाइम डायरेक्ट, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, m की पावर कितना है, a की वैल्यू -1 हो जाए तो t डायरेक्ट, t प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, m की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/m। अब देखो यहाँ तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डायरेक्टली है, मतलब हमें नहीं पता a की वैल्यू प्लस है या माइनस है, हम कैलकुलेट कर लेंगे डायमेंशन का यूज करके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या है, डायरेक्टली ये लिख देंगे, टाइम डिपेंड कर रहा है, ये बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, हमें ये नहीं पता ये अभी डायरेक्टली है इनवर्सली है, टाइम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, मतलब जिस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और मास की कितनी पावर पे, या मास पे डायरेक्टली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने क्या लिख दिया, जस्ट a लिख दिया, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। a क्या चीज है, डायमेंशन है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद में इसको मैं रब कर दूंगी, तो जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया था आपको, आप ये न्यूमेरिकल समझ जाओगे अच्छे से, तो सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दोगे, ठीक है।
फिर और क्या गिवन है, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, तो टाइम डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एल। अब बात ये आती है कि लेंथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ कर देंगे, इसकी पावर लिख देंगे पी। सिमिलरली टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे, और जी की पावर क्या कर देंगे, सी। हमें नहीं पता जी के केस में भी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में डायरेक्टली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो बेटा अब हमने इसको इन फॉर्मेट में लिख दिया ABC। ABC यहाँ पे क्या है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर है। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी की पावर है, ये क्या होते हैं, डायमेंशन। मतलब डायमेंशन क्या होते हैं, द रेज्ड पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो मैं इनको क्या कहूंगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा। यहां पे लिखूंगा ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया मैंने, तो कंबाइन करके मैं लिख दूंगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c के, ठीक है। उसके बाद में मैं प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा दूंगा, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव करते हैं कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। क्या कांस्टेंट आया, मैंने लिखा इसको बाय डिफॉल्ट के, स्मॉल के कैपिटल के, जैसे आपको ठीक लगे वो लिखो। T इज इक्वल टू के, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है बेटा, दिस वन, ठीक है। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि टाइम, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरियस फैक्टर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे T टाइम है, M मास है, L लेंथ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या आप इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिख सकते हो? बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो बेटा बीच में सेशन कट होने के बाद में रिज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो मास है, मास का डायमेंशन हम लिख देंगे क्या है, कैपिटल M। लेंथ का डायमेंशन कितना बनेगा, L का, कैपिटल L, ओके। और यहाँ पे आपके पास G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन कितने होते हैं, LT-2। और हमें T के डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो T का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन को हम डायमेंशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। सो अब देखो टाइम का डायमेंशन कितना है, इस इक्वेशन में टाइम का डायमेंशन लिखेंगे। ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी है, T की जगह टाइम का डायमेंशन लिखो कैपिटल T इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, M मास का डायमेंशन कितना है, कैपिटल M, कितना आ जाएगा, कैपिटल M, ओके। और इसकी पावर A है। लेंथ का डायमेंशन क्या है, L ही था, अभी निकाला है हमने। इसका डायमेंशन, इसकी पावर कितनी, B। G के डायमेंशन LT-2, और उसकी पावर कितनी, C, ओके। सो अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो बन गया T, यहाँ K, यहाँ पे M की पावर कितनी है बेटा, M की, यहाँ देखो T को ब्रैकेट में ऐसे डायमेंशन दिखाने के लिए बंद करो ब्रैकेट में, कि स्क्वायर ब्रैकेट में M की पावर कितनी है, A। L की पावर B यहाँ है, L की पावर C यहाँ है। देखो L की पावर C भी है, T की पावर -2 की पावर भी C है, तो यहाँ L की पावर C यहाँ, L की पावर B यहाँ, तो कंबाइन हम करके लिखेंगे तो L की पावर कितना हो जाएगा, B + C, ठीक है। या आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे L की पावर B है, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, L की पावर कितना, C, और यहाँ L की पावर सॉरी T की पावर -2 है, उसकी पावर कितनी, C। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो T आएगा, T इज इक्वल टू K, M की पावर कितना है, A, L की पावर B और L की पावर C। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे लिखोगे L की पावर कलेक्टिवली लिखोगे B + C, ओके।
यहाँ t है, t की पावर कितनी हो जाएगी -2c। ये तो पता है ना, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, x की पावर a और उसकी पावर b, तो x की पावर a इंटू बी हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था, t की पावर -2 उसकी पावर c, तो t की पावर -2c। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे आपने ये वाली इक्वेशन अल्टीमेटली ऑब्टेन कर ली है। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाला पोर्शन बीच में वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको मैंने पोज कर दिया था उस टाइम, जो वाला पोर्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं था। सो अब देखो t की पावर, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, t इज इक्वल टू k, m की पावर कितनी है a, l की पावर कितनी है b प्लस c। अब तो याद होगी ना आपको, t की पावर कितनी है -2c। ये वाली इक्वेशन थी। अब बेटा क्या है, आप ये देखो कि यहां पे t की पावर 1 है, तो m की पावर कितनी है, l की पावर, m और l तो है ही नहीं ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं यूं लिख दूं m की पावर 0 तो चलेगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। l भी नहीं है तो मैं l की पावर 0 लिख दूं, l की पावर 0 ये भी 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t को 1 से कितने 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे बचा t, और t की पावर कितनी है 1 है, इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर कितनी है b प्लस c, t की पावर -2c। सो बेटा एक बात बताओ, आपके पास में अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब क्या है, हमने ये फॉर्मूला बना दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही डायमेंशन किसके होने चाहिए, राइट हैंड साइड में। तो आप लिखोगे यहां पे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इतना लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड should be equal to right hand side। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में है किसी भी एक फिजिकल इक्वेशन में, वही डायमेंशन किसके होने चाहिए, राइट हैंड साइड में। इक्वेशन का मतलब क्या है, बीच में इक्वल टू का सिंबल, तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ चुका है ना। तो अब इसके जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में है वही क्या है, राइट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे, तो अब आप क्या करोगे, सो वी कैन, यहां पे लिखूंगा अब मैं, so we can compare m l t both side। बेटा एक बात बताओ, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं जो डायमेंशन लेफ्ट में है वो राइट में है, ठीक है। उसके अब इक्वल इक्वेशन के बीच में इक्वल टू आया ना, तो जितने डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड के वही किसके इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड के इक्वल। अब एक बात बताओ, जब दोनों इक्वेशन इक्वल है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी l, यहाँ पे भी l, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन बराबर है, इनके डायमेंशन इक्वल, तो इन इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। कंपेयर करके जब m को m से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0, a इज इक्वल टू 0। l को l से कंपेयर करोगे तो l की पावर b प्लस c, यहाँ पे l की पावर 0, तो आप लिख सकते हो b प्लस c कितना, 0। सिमिलरली यहाँ पे t की पावर -2c, यहाँ पे t की पावर 1, तो -2c को 1 के इक्वल लिख सकते हैं। You're getting my point? आपको MLT दोनों तरफ क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहां से A की वैल्यू कितनी मिली बेटा, 0, ठीक है। B की वैल्यू कितनी मिली, B को -c लिख सकते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं। यहां से C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे वैल्यू मिली बेटा कितनी, A की वैल्यू मिली 0, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है -c, लेकिन एक बात बताओ, आपको C की वैल्यू मिली है कितनी, -1/2, और आपको पता है B -c के इक्वल है, तो B इज इक्वल टू माइनस, और C की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है -1/2, तो B की वैल्यू बन गई बेटा +1/2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे को यहाँ 3 वैल्यू मिली, A 0, B +1/2 और C -1/2। सो अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नाम 4 का नाम ही दे देता हूँ, और ज्यादा इक्वेशन बनी नहीं है इसलिए
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुट, इसको रब कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में मैं ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। इक्वेशन 4 क्या थी, मैं यहां लिख रहा हूं t इज इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b और क्या था g की पावर c। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर्मूला किसका निकालना था, टाइम पीरियड का। आपसे पूछा क्या गया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, तो इसी इक्वेशन में अल्टीमेटली हमें आना पड़ेगा, दिस इज कंपल्शन। सो t इज इक्वल टू k, m की पावर कितनी है बेटा, m की पावर a है, m की पावर a कितना है 0, l की पावर b और b की वैल्यू कितनी है 1/2, c सॉरी फिर है g की पावर कितनी है c, तो यहाँ पे g लिखोगे और c की पावर कितनी है -1/2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो हमारे को जो फॉर्मूला मिलेगा k, किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1, l की पावर 1/2, तो इसको मैं यूं लिख दूं √l, और यहाँ पे g की पावर -1/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, g की पावर 1 में g की पावर 1/2। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे इसको भी मैं रब कर देता हूं, t इज इक्वल टू k इंटू √l। देखो g की पावर 1/2 है, तो इसको मैं g का रूट लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट। सो अल्टीमेटली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा k रूट, अब आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है, जैसे ऐसे हो √x अपॉन में √y हो, तो आप उसको √x अपॉन में y लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे √l अपॉन में √g है, तो इसको मैं √l/g लिख दूंगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप यहां तक कर देते हो, दिस इज वेरी मच ओके। ठीक है, बट आप थोड़ा सा और करना चाहते हो, इसको आगे तक सोल्व करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो इन रियलिटी, जब हम क्या इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू होती है 1/2π। कितनी होती है 1/2π। वैसे मैंने बताया था ये जो k होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लिखा भी था, शायद हमने बीच में रब कर दिया होगा। ठीक है, ये जो k होता है यहाँ पे मैंने लिखा था k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू प्रैक्टिकली, इन रियलिटी कह दो या प्रैक्टिकली कह दो, k की वैल्यू कितनी आती है, प्रैक्टिकली कह दो, प्रैक्टिकली हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 1/2π आती है, तो t को हम लिख देंगे 1/2π√l/g। आगे जाके ये फॉर्मूला हम और भी कई मेथड से डिराइव करेंगे। ठीक है, जब हम ऑसिलेशन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे, 10th यूनिट है, वहां पे ये स्टडी करेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट हाउ वी डिराइव ए फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन। तो बेटा इस फॉर्मूले में हमने जरूर 15 से 20 मिनट लगा दिए। अब आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप देखोगे 3-4 मिनट में हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बाकी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, 1 मिनट में भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बट स्कूल में आपको पता है, स्कूल एग्जाम में तो आपको प्रॉपर सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, तो उसमें आपको 3 to 4 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या गिवन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle moving in a circle depend upon mass of particle small m, velocity v and radius of track small r. Derive formula for centripetal force using dimension। बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, और वो सर्कुलर ट्रैक पे क्या है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, r है। तो क्या कहते हैं कि कोई बॉडी जब सर्कल में मूव करती है, तो सर्कल का सेंटर उस पे एक फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसका कितना फॉर्मूला होगा, कब, जब इस ऑब्जेक्ट का मास, पार्टिकल का मास m हो, वेलोसिटी v, रेडियस r हो। ओके, सो क्या आपको गिवन क्या क्या है, अब देखो हम इसको 3 से 4 मिनट में कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या गिवन है, F किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के, और मास की कितनी पावर हमें नहीं पता, सिर्फ F की पावर, m की पावर a।
फिर ये फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे, v की पावर b। किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक की। तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलेंगे। कंबाइन करो तीनों इक्वेशन को, ऑन कंबाइनिंग तो F इज इक्वल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। फिर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा देंगे, F इज इक्वल टू k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। फिर हम क्या करेंगे, ऑन इंसर्टिंग डायमेंशन ऑफ F, m, v, r, हम क्या करेंगे, फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के डायमेंशन लिख देंगे। यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन कितने होते हैं, याद होने चाहिए, mlt-2 बहुत यूज होने वाले हैं बेटा, इज इक्वल टू k। m की पावर कितनी है, m के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, कैपिटल M, इसकी पावर है। वेलोसिटी कितनी है, lt-1, इसकी पावर b। r क्या है, लेंथ है, इसके डायमेंशन l की पावर c। इसको आगे सोल्व करो, यहाँ पे लिखेंगे mlt-2 इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b और l की पावर माइनस b। इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ पे l की पावर क्या है, c। इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो इनको देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम जरूरी नहीं है डायमेंशन वाले में, ठीक है, मैंने वैसे ही बता दिया समझाने के लिए। यहाँ पे आ जाएगा mlt-2 इज इक्वल टू k, m की पावर कितनी है, सिर्फ a की है, m की पावर a, l की पावर b यहाँ है, l की पावर b यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे हमने t की पावर माइनस b आएगा, ये t की पावर माइनस b, ठीक है, फ्लो में गलत लिख दिया। तो यहाँ पे l की पावर यहाँ b है, यहाँ पे c है, तो क्या लिख देंगे, l की पावर b प्लस c। यहाँ पे t की पावर कितनी है, सॉरी यहाँ पे t की पावर माइनस b, तो t की पावर क्या लिख देंगे, माइनस b। बस इसको रीअरेंज किया, कुछ नहीं किया। फिर क्या करेंगे, आपको पता है, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो कंपेयर डायमेंशन ऑफ MLT, क्या है, MLT के डायमेंशन कंपेयर करेंगे, तो क्या करोगे, m को यहां से कंपेयर करो, m को m से कंपेयर करेंगे तो a की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 था, तो a को क्या लिख दोगे, 1। l की पावर b प्लस c, यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1, तो आप क्या लिखोगे, b प्लस c को किसके इक्वल लिख सकते हो, 1 के इक्वल। t की पावर कितनी है, माइनस b, यहाँ t की पावर -2, तो t को t से कंपेयर करोगे तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। सो a की पावर की, a की वैल्यू 1, b प्लस c निकाल लेंगे, अभी माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया तो b की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो एक बात बताओ, b की वैल्यू यहाँ पे b प्लस c क्या है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है, a b और c की वैल्यू आई, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला था, इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो ये फाइनली ये जो इक्वेशन बनती है इसको मैं कौन सी इक्वेशन बोलता हूँ, 4। तो अब आप क्या करोगे, पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 4, ओके। सो f इज इक्वल टू k, m की पावर a की वैल्यू 1, v की पावर b, v की पावर कितनी है, b, तो b की वैल्यू 2, और r की पावर c, तो r की पावर कितनी है, -1, c की वैल्यू कितनी है, -1। तो सोल्व कर दो, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन में 1 बाई r की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई r, तो ये हो जाएगा k m v स्क्वायर बाई r। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। बेटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दिस इज प्रेटी इजी। ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करना हो तो इस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होगी, ये इन्हीं स्टेप का यूज होगा, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दे दे। पहली बात तो इन पे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा नहीं, क्योंकि आपको क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होती है
उसके डायमेंशन आपको आने चाहिए। डायमेंशन आपको आते हैं ना, तो आपको ये सारे स्टेप है, सबसे पहले उनको ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा के इक्वेशन बना लोगे, फिर कंबाइन कर लो, हटाओ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, कांस्टेंट पुट कर दोगे, फिर क्या करोगे, सभी क्वांटिटी के जो लेफ्ट में है राइट में उनके डायमेंशन इंसर्ट कर दो, दोनों तरफ डायमेंशन इंसर्ट करके फिर डायमेंशन को कंपेयर कर लो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर यहाँ से ए बी सी डी जो भी जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उनकी क्या है आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो वापस क्या है इस इक्वेशन फॉर्म में क्या है इंसर्ट कर दोगे, यहाँ से आपको फाइनली यू विल गेट फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद में एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन लेंथ L, टेंशन T एंड मास पर यूनिट लेंथ M यूजिंग डायमेंशन, फाइंड फार्मूला फॉर न्यू। बेटा यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन में टी, कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालना हो तो हम क्या ले लेंगे, टी की पावर -1। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करें कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब टेंशन क्या कह रहा है, टेंशन टी है, और टेंशन क्या होता है, टेंशन कह दो या फोर्स कह दो, बोथ आर सेम थिंग। तो जो टेंशन के डायमेंशन है वही किसके होंगे, टेंशन के डायमेंशन वही होंगे जो फोर्स के होते हैं, मतलब जहां टेंशन और फोर्स सेम है तो टेंशन के डायमेंशन वही होंगे जो फोर्स के होते हैं, mLT -2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में मास m, यहाँ पे एक और क्या चीज है m, मास पर यूनिट लेंथ m है, मतलब m सिंपल होता ना तो हम उसको मास के डायमेंशन लिख देते, लेकिन यहाँ पे m क्या चीज है, m यहाँ पे है मास पर यूनिट लेंथ, मास के डायमेंशन m, लेंथ के l, तो मास पर यूनिट लेंथ के डायमेंशन ml -1 हो जाएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, अब बेटा हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, न्यू है, न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, तो न्यू को लिखोगे l पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर a। सिमिलरली फिर न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे, तो न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे, टी की पावर b। सिमिलरली न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ पे, तो न्यू डिपेंड कर रहा है m पे, और m की पावर c, इक्वेशन 3। अब आप क्या करोगे, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को बेटा कंबाइन करेंगे, न्यू को क्या लिखेंगे, l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c, ठीक है। सो यहाँ पे फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे, ऑन इंसर्टिंग डायमेंशन ऑफ न्यू l t m, किसमें इंसर्ट करेंगे, दिस इज इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में, इसको इक्वेशन 4 बोलते हैं ना, इक्वेशन 4 में इन सभी के डायमेंशन इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सो डायमेंशन इंसर्ट करेंगे तो इक्वेशन कहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, न्यू के डायमेंशन क्या चीज है, न्यू के डायमेंशन कितने होते हैं वहां निकाल रखे हैं, t की पावर -1, ओके, इज इक्वल टू k, l की पावर a, तो लेंथ के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, l लेंथ है तो लेंथ का l लिख देंगे, इसकी पावर a, t क्या चीज है, टेंशन है, टेंशन के डायमेंशन क्या है, mLT -2, और इसके डायमेंशन कितने, b, इसकी पावर कितनी है, b। फिर स्मॉल m क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, तो ये है ml -1 और इसकी पावर c, ठीक है। ये हमने क्या है डायमेंशन सारे पुट कर दिए हैं, ठीक है। सो बेटा अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो अब यहाँ पे आपके पास में आ चुका है, मैं ब्लैक कलर का पेन यूज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, t की पावर यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है k, l की पावर a, और यहाँ पे देखो m की पावर b, तो सोल्व करो इसको, m की पावर b, l की पावर b, l की पावर b हो जाएगी, t की पावर -2 और उसकी पावर b, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -2b।
और यहाँ पे m की पावर c और l की पावर -1 उसकी पावर c, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे m की पावर c और t l की पावर -c। ठीक है ना, ये आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ पहले कैसे सोल्व करना है। सो बेटा क्या है, सेम क्वांटिटी को l यहाँ पे यहाँ पे है, इनको कंबाइन करेंगे, m यहाँ पे है, m यहाँ पे, इनको कंबाइन करेंगे, t सिर्फ एक जगह है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, t इसमें देखेंगे m की पावर कितनी है 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ऐसे लिख देंगे। ओके, सो k, अब l की पावर यहाँ a है, l की पावर यहाँ b है, यहाँ पे c है, तो l तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो l की पावर कितनी हो जाएगी a प्लस b माइनस c। ठीक है, फिर बचा क्या, सॉरी इससे पहले हम क्या है m लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं m की पावर यहाँ कितनी है b, यहाँ c है, तो m की पावर b प्लस c हम लिख देंगे। फिर l लिखेंगे, l की पावर देखो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो l की पावर क्या हो जाएगी a प्लस b और माइनस c। फिर हमारे पास बचा क्या t, तो अब देखो t की पावर कितनी है -2b, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ MLT बोथ साइड, दोनों तरफ हम MLT के डायमेंशन को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे देखो m की पावर b प्लस c, तो यहाँ पे m की पावर 0 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है, m की पावर कितनी b प्लस c, यहाँ पे m की पावर 0, तो आप b प्लस c को 0 लिख सकते हो। यहाँ पे l की पावर a प्लस b माइनस c और यहाँ पे l की पावर 0, तो आप क्या लिख सकते हो a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t की पावर -2b, यहाँ पे t की पावर -1, तो आप लिख सकते हो t -2b को -1 लिख दोगे, -2b को -1। ठीक है, यहाँ से हम क्या, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस घटा b की वैल्यू कितनी 1/2। अब यहाँ से देखो b प्लस c 0 है, तो b किसके इक्वल होगा b प्लस c 0 है, तो c की वैल्यू -b के इक्वल होगी, c इज इक्वल टू -b, c इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आप यहाँ पे लिख दो c की वैल्यू -1/2। ठीक है, आपके पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, a की वैल्यू निकाल दोगे इस इक्वेशन से, ये a प्लस b माइनस c, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन आपके पास है a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, b कितना है 1/2, माइनस में c कितना है -1/2 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू +1/2 is equal to 0, a plus 1 is equal to 0, a is equal to -1. So finally, ultimately what we get the value of a, b and c. Then what we have to do, we have to insert these all value in equation 4. So यहाँ पे लिखेगा put value of a, b, c in equation 4. इक्वेशन 4 में सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन 4 को यहाँ लिख दो, यहाँ पे इक्वेशन 4 क्या है, न्यू इज इक्वल टू k, l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। न्यू इज इक्वल टू k, l की पावर a की वैल्यू कितनी बेटा -1, डन। t की पावर कितनी है b और b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो b की वैल्यू पुट करोगे 1/2। m की पावर c और c की वैल्यू कितनी थी -1/2 और c की वैल्यू पुट करोगे -1/2। m की पावर कितनी थी c और c की वैल्यू कितनी थी -1/2। सो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी k इज इक्वल टू l की पावर -1 को 1/l लिख सकता हूं मैं, t की पावर 1/2 को मैं √t लिख सकता हूं और m की पावर -1/2 को 1 में m की पावर 1/2। सो फाइनली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k में l √t में m की पावर 1/2, इसको √m लिख लूंगा मैं। सो फाइनली फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k में l √t/m। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग। किस केस में, जब टेंशन t हो, मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का कितना हो, स्मॉल m हो और लेंथ कितनी हो स्ट्रिंग की, l हो। सो बेटा दैट वाज ए प्रेटी इजी कॉन्सेप्ट, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आता है और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया।
सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू अगेन।